3D में जो होगा दो टाइप के फॉर्म्स हम देखेंगे, एक होगा कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा होगा वेक्टर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स लाइन के आपको पढ़ने हैं और आने चाहिए, ठीक है। अब जैसे क्लास 11th अगर आप लोग रिकॉल करोगे तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होते थे, जैसे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। वैसे यहाँ पर डिफरेंट केसेस होंगे, बेस्ड ऑन दैट आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस में सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो इसका सब हेडिंग आ जाएगा, इसका सब हेडिंग आ जाएगा passing through a given point, passing through a given point, through a given point and parallel to a given vector and parallel to a given vector, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग फिगर ड्रॉ करो जैसा कि बुक में बना हुआ है, क्योंकि वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको फंडामेंटल उससे याद रहेंगे, ठीक है। बुक में पेज नंबर 11.4 ये जो फिगर बना हुआ है, अभी ये फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जैसा कि आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आपको एक लाइन भी दिख रही है, आपके बुक में वो ब्लू कलर की लाइन है, वो कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है। इस लाइन में एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, पॉइंट ए दिख रहा है ना। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिया जाता है, और ये जो वेक्टर बन रहा है दिस वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, और इसको रिप्रेजेंट किया इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद इसी लाइन में कोई दूसरा रैंडम पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, और उस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर R से, ठीक है। ये लाइन एक्चुअली ये लाइन है लाइन L, ओके। अब ये लाइन जो है इसके पैरेलल एक आपको वेक्टर दिख रहा है वेक्टर B, तो यहां तक का कंप्लीट फिगर ड्रॉ कर लो। अपनी नोटबुक से पेजेस निकाल लेना, ठीक है, ओके। यहां तक हो गया सबका, ड्रॉ कर लिया। रोशनी, हर्षद, अनुष्का, क्लियर ना? यस सर। ओके। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर आप बुक पे देख रहे हो तो मैं बुक से ही लेते हुए समझा रहा हूं, फंडामेंटल समझना। क्या लिखा हुआ है देखो, एपी, वेक्टर एपी इज इक्वल टू ओपी, वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओए। ये वाली इक्वेशन समझो, क्या लिखा हुआ है, वेक्टर एपी, ये दिख रहा है आपको वेक्टर एपी, देखो ये है वेक्टर एपी। वेक्टर एपी इज व्हाट, वेक्टर एपी इज वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओए। वेक्टर थ्योरी में जो हम पढ़ते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट्स इट, ठीक है। अब उसके बाद वेक्टर एपी को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो वेक्टर एपी है वो किसके पैरेलल है, वेक्टर बी के पैरेलल है। अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल, या जिसको कोलिनियर भी बोलते हैं, अगर कोलिनियर या पैरेलल होते तो सेम प्रपोर्शन में होते, तो इसलिए वेक्टर एपी के प्लेस पे मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख सकता हूं। और वेक्टर ओपी क्या है, वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए क्या है, स्मॉल वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर हो गया ये चीज? तो यही नेक्स्ट लाइन में लिखिए अगर आप बुक को भी रेफर कर रहे हो तो। अब यहां पर ये जो आर है, वेक्टर आर जो है, ये क्या है, ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट पी कोई भी रैंडम पॉइंट है उस लाइन एल पे, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, हमेशा हम इसके कोऑर्डिनेट को x, y, z ये लेते हैं। जैसे कि हमने, अगर याद होगा क्लास 11th में भी पढ़ते थे स्ट्रेट लाइंस, तो उसमें x y कोई भी रैंडम पॉइंट्स लेते थे हम, तो यहां पर भी वो x y है जो कोई रैंडम पॉइंट है जो उस लाइन L पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर वेक्टर r के टर्म से में हम इसको निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b।
ये बनेगी आपकी फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हाईलाइट कर लो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और ये कौन सी इक्वेशन है? ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी कंडीशन में है ये इक्वेशन? व्हेन इट इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। जब ये गिवन पॉइंट से पास हो रही है और गिवन वेक्टर के पैरेलल है। वो गिवन पॉइंट कौन सा है? देख के बताओ, वो गिवन पॉइंट कौन सा है? नहीं, वो गिवन पॉइंट है ए। जो गिवन पॉइंट है वो कौन सा है? पॉइंट ए है। क्लियर ये चीज? पॉइंट पी कोई भी रैंडम पॉइंट है, वो पता नहीं उसका कोऑर्डिनेट क्या है, लेकिन पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमको पता है। ठीक है? एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, वो वेक्टर गिवन वेक्टर कौन सा है? वेक्टर पी है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहां पर ना देखो, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, ये वेक्टर इक्वेशन है। मैंने आपको बोला इक्वेशन ऑफ लाइन जब हम पढ़ेंगे तो दो टाइप की इक्वेशन देखेंगे, वेक्टर इक्वेशन और दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है? अब यहां पर हम एक कंसीडरेशन करते हैं कि वेक्टर वेक्टर आर। वेक्टर आर देखो क्या होगा, वेक्टर आर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही होगा। ठीक है? वेक्टर ए मतलब कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट में मैं x1 y1 और z1 ले रहा हूं। x1 y1 z1 लेने का मतलब ये है कि उसका कोऑर्डिनेट हमको पता है। क्लियर ये चीज? गिवन पॉइंट है, तो इसलिए वेक्टर ए का कोऑर्डिनेट, वेक्टर ए क्या होगा बताओ एक बार? गुड, x1i प्लस y1j करेक्ट प्लस z1k, ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है? अब जो तीसरी चीज है वो है वेक्टर बी। वेक्टर बी गिवन वेक्टर है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वेक्टर बी है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है? यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो ए बी सी है ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी, और इसको हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लाइन और कोई वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। क्लियर ये चीज? अब यहां पर ध्यान से समझना, ये जो तीनों चीजें अभी यहां पर हमने लिखी हैं, इन तीनों को हम इसमें पुट करते हैं। अब देखो, एक डाउट ये आ रहा होगा कि ये वेक्टर इक्वेशन तो मिल गई लाइन की, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इससे कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। डिफरेंस क्या होता है? जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है उसमें वेक्टर फॉर्म नहीं होता, जैसे यहाँ पर वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स है ना लाइन में, कार्टेशियन इक्वेशन में वेक्टर्स नहीं होंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, एक फ्रेश पेज पे ले रहा हूं मैं इसको। ठीक है? देखो, ये वेक्टर आर के प्लेस पे एक्स आई वाई जे जेड क्या आएगा, साथ में लिखते हुए चलो मेरे साथ। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है? ये हो गया इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स वन आई इज इक्वल टू एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ठीक है? फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है? ये मैंने क्या किया है, ये जो वेक्टर इक्वेशन थी आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, उसी में मैंने ये चीजें पुट की है। ठीक है यहां तक? अब यहां पर ध्यान से समझना। ठीक है? यहां पर हम क्या करेंगे, देखो, ये इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेते, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दैट इज इक्वल टू, यहां पर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब पार्ट ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये x1 प्लस लैम्डा ए आई। समझ में आया ये चीज? प्लस सिमिलरली फर्दर ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस लैम्डा बी इंटू जे प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के। क्लियर ये चीज? अच्छा, एक चीज और क्लियरली समझ लो और ध्यान रखना, ये जो a
और बी है ये पिछले वाले ए बी से डिफरेंट है। पिछले वाले ए बी से मतलब ये ए और ये ए अलग है ना, समझ गए ना, ये बी और ये बी अलग है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए है। अच्छा, अब अगर इन दोनों के कोफिशिएंट, ये दोनों वेक्टर इक्वल है लेफ्ट साइड और राइट साइड को, दोनों के कंपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं। कंपोनेंट्स को इक्वेट करने का मतलब ये एक्स वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो क्या मिलेगा यहां पर आपको, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, यही मिलेगा। सिमिलरली जे वाले कंपोनेंट इक्वेट करोगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी, और z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी। समझ में आ गया यहां तक? फर्दर लैम्डा की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी बताओ, क्या आएगी? करेक्ट, x माइनस x1 अपॉन ए। यहां से क्या आएगी, y माइनस y1 अपॉन बी। यहां से क्या आ जाएगी, z माइनस z1 अपॉन सी। समझ में आया? लैम्डा की तीन वैल्यू आई, तीनों को इक्वेट कर देते, तो यहां पर हम इसको फर्दर लिख देंगे x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ये जो आपको इक्वेशन मिली इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, नोट डाउन कर लो। अच्छा, ये प्रोसीजर भी क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में। क्या करते हैं, सिंपली आर, ए और बी की वैल्यूज पुट करते हैं। वेक्टर आर हमेशा यही होगा, ये दिमाग में रख लो, वेक्टर आर हमेशा यही होगा, चाहे वो लाइन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये नोट डाउन हो गए तो मुझे कंफर्म करो सो दैट मैं आगे प्रोसीड करूं। अनुष्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नोट डाउन हो जाएगा तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इस पे बेस्ड। ठीक है, हो गया। ओम, ठीक है। हर्षित, अनुष्का लिख लिया क्या पूरा? अच्छा, इसका प्रीवियस स्लाइड वाला भी हो गया है ना, ये पूरा भी नोट डाउन हो गया है ना? हाँ, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहां पर सामने देखो स्क्रीन में, x1 y1 z1 क्या है बताओ? जो गिवन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ए बी सी क्या है बताओ? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी या फिर लाइन के डायरेक्शन रेशियो। क्लियर ये चीज? अच्छा, इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर हम एल ए बी सी को एलिमेंट से रिप्लेस कर दे तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? एलिमेंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहां पर इसको एक मिनट, इसको अल्टरनेट फॉर्म में हम ये भी लिख सकते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। दैट विल बी सम अदर कांस्टेंट, जो भी होगा वो लैम्डा नहीं कुछ और होगा, चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर ये चीज? कुछ डाउट हर्षित? एलिमेंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना। एबीसी और एलिमेंट में एक रिलेशन होता है, मैंने वैसे पिछली क्लास में बताया था, लेकिन वेक्टर थ्योरी में भी तुमने पढ़ा है अगर पिछली क्लास में एब्सेंट थे तो। ये होता था, मैं यहां पर जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूं, एल इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद आया?
और m इज इक्वल टू क्या होता था, b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये होता था। तो वैसे ही n होता था c अपॉन दिस। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वो फर्दर इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म याद रखने। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो ऐसे एक्चुअली टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे हमने एक टॉपिक समझा ना, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते। तो इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में कौन कौन से मैं बता रहा हूं। एक्सरसाइज 11.2 पेज नंबर 477 ओपन करना, पेज नंबर 477 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन पढ़ना, तो अनुष्का है तो क्वेश्चन पढ़ना, अनुष्का कनेक्टेड है तो। Find the equation of the line which passes through the point 1, 2, 3 and is parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 2k cap. करेक्ट। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। इसमें मेंशन किया है क्या कार्टेशियन या वेक्टर, नहीं किया, तो हम दोनों निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इट इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट कौन सा है, 1 2 3 एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। कौन से वेक्टर के पैरेलल है, 3i प्लस 2j माइनस 2k, इसके पैरेलल है, ठीक है। हाँ, तो बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे। सबसे पहले जो गिवन क्या है उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो ये वाली वैल्यू जो गिवन है वो एक्चुअली क्या है, ये x1 y1 और z1 है, गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया ये चीज। ये जो वेक्टर गिवन है ये कौन सा वेक्टर है, हाँ, इसको पैरेलल वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर बी से, वेक्टर बी से, ठीक है। अब सपोज हमको निकालनी है वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन बताओ क्या था वेक्टर इक्वेशन को, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, करेक्ट। अब इसमें पुट कर देते। अच्छा, r की जगह पे r ही रहेगा, r की जगह पे वेक्टर r ही लिखो, उसको बाय डिफॉल्ट समझ में आता है सबको क्या है। a की जगह पे क्या आएगा बताओ, हाँ बोलो बोलो, करेक्ट, i प्लस 2j प्लस 3k, करेक्ट। फिर उसके बाद प्लस लैम्डा की जगह पे लैम्डा ही रहेगा, और वेक्टर बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, हाँ हाँ करेक्ट, ये हो जाएगा। समझ में आई ये चीज। ये जो इक्वेशन मिली ये कौन सी इक्वेशन है, ये हो गई आपकी वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर। कार्टेशियन इक्वेशन बताओ जल्दी से, इसकी क्या हो जाएगी, हाँ, x माइनस 1 अपॉन 3, हाँ हाँ करेक्ट, ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। अनुष्का क्लियर ना। Yes, sir. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता आपने कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकाली, लेकिन मेरी बात सुनो, मतलब आप लोगों ने सही निकाली, लेकिन दो तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला तो डायरेक्टली इसको देख के, आपने इसको देख के निकाला क्या डायरेक्टली, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। दूसरा आप इसको देख के भी निकाल सकते हो, है ना, जैसा मैंने डिराइव करके बताया था, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन एबीसी, ये हो गए आपके एबीसीज हो गए, ठीक है ये चीज। सो बोथ द फॉर्म्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, जस्ट अ सेकेंड, 5 है क्या, एक बार रोशनी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो तो क्या लिखा है। ओके करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म में निकालना है। इट पासेस थ्रू ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, तो ये जो वेक्टर गिवन है ना 2i माइनस जे प्लस 4k, ये कौन सा वेक्टर है बताओ? हाँ, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? करेक्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए से, ठीक है। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस 2j माइनस के, इसको किससे, ये कौन सा वेक्टर है? करेक्ट, ये है वेक्टर बी। और आपको क्या निकालना है? दोनों फॉर्म्स निकालने हैं। चलो जल्दी से फाइनल आंसर मुझे बताओ। अनुष्का तुम बताना आंसर क्या आएगा इसका, दोनों आंसर्स। पहला बता दो, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। हो गया, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किया होगा वेक्टर फॉर्म में। r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा वेक्टर b, a की जगह पे ये रखा होगा और b की जगह पे ये रखा होगा, दैट्स इट, खत्म। कार्टेशियन फॉर्म एक बार बोल के बता दो बस। हाँ हाँ ठीक है, z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। हो गया अनुष्का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। Yes, sir. सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस। हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। पॉइंट गिवन है आपको -2, 4, -5। तो पॉइंट गिवन है, किसका पॉइंट गिवन है? उस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है। तो इस पॉइंट को आप क्या ले सकते हो? इस पॉइंट को ले सकते हो आप x1, y1, z1, या फिर इसको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ले सकते हो, या फिर आप इसको वेक्टर a इज इक्वल टू -2i प्लस 4j माइनस 5 के ये लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, तो ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। और क्या बोल रहे हैं? एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एंड पैरेलल टू लाइन L2, मान लेते उसको लाइन L2 लेते, और लाइन L2 की इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन 6। इस वाली लाइन के क्या है? वो पैरेलल है। ठीक है यहां तक? अब बताओ क्या होगी इक्वेशन? सिचुएशन समझ में आई कि नहीं? हम्म हम्म गुड, बाकी लोग समझो इसको। देखो यहां पर ध्यान से समझना। मान लो ये है आपकी लाइन L जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ये उसका एक पॉइंट गिवन है A, जिसका की कोऑर्डिनेट है -2 + 4 -5, ठीक है। और ये लाइन L जो है वो किसके पैरेलल है? L2 के पैरेलल है। तो हम मान लेते हैं ये वाली लाइन जो है वो क्या है? L2 है, ठीक है। अब जो लाइन L2 है उसके डायरेक्शन कोसाइंस कौन से हैं? 3, 5 एंड 6। तो ये लाइन L2 जिस वेक्टर के पैरेलल है, ये वेक्टर मान लो ये क्या है? वेक्टर B। तो वेक्टर B के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या है? 3i प्लस 5j प्लस 6k। वेक्टर B ये है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो जो लाइन L2 के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वही लाइन L के भी डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे।
समझ में आ गया ये चीज? तो ये जो पूरी चीज है ये आपको क्या दे देगा? सिंपली वेक्टर बी दे देगा, ठीक है। और उसके बाद आप उसको जो अभी हमने पढ़ा फॉर्म, पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, उस फॉर्म में पुट कर दोगे। अनुष्का क्लियर ना? एक बार कंफर्म कर दो। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो और बताओ क्या ये बन जाएगा? बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7? तो आंसर बताओ मुझे, देख के बता दो बस, बिना पेन यूज किए। वेक्टर आर इज इक्वल टू 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा 3i प्लस 7j प्लस 2k। दैट्स इट। सबको क्लियर ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई सा क्वेश्चन है क्या इस फॉर्म में? 8 भी है क्या? नहीं, 8 ना अलग है, वो एक्चुअली दूसरे फॉर्म से बनेगा 2 पॉइंट। बस इतने ही थे। तो यहां पर ना देखो, मार्किंग करते चलना क्योंकि आगे पीछे हम कर रहे हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक के क्वेश्चंस किए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कौन से टॉपिक पे बेस्ड थे? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप अपनी बुक फिर से ओपन करना, और अब आप अपनी बुक में आ जाना। जस्ट अ सेकेंड, कौन से पेज पे बता रहा हूं? पेज नंबर 469 पे, पेज नंबर 469, 469, ठीक है। पेज नंबर 469 पे 11.3.2 आपको दिख रहा होगा। 11.3.2 क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, और उसके बाद एक फिगर बना हुआ है। तो आप हेडिंग डाल लो सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two given points, passing through two given points, ठीक है। फिगर एक आपको बना हुआ दिख रहा है, वो फिगर बना लो। फिगर इंपॉर्टेंट है अगर आपको फंडामेंटल समझना है तो। मैं सीधा अगर फॉर्मूला बता दूं ना, जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा, फॉर्मूला सीधा लगा दो, याद रखो, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड, उससे नहीं होगा। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ देगा ना तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए। अब ये है आपकी लाइन एल, ये है आपकी लाइन एल। इस लाइन पे 3 पॉइंट्स मार्क्ड हैं, 3 पॉइंट्स मार्क्ड हैं, जिसमें से 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। 2 फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे कि सबसे पहले एक हो गया ये वाला पॉइंट ए, ठीक है। दूसरा ये वाला हो गया पॉइंट बी, ठीक है। ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसको यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए से, ठीक है। और जो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर बी से। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन अब क्रिएट होना चालू होगा। क्या पता है, ये वेक्टर बी कंफ्यूज कर देगा अब आपको। कैसे करेगा? अब वहां पर पिछला जो केस था वहां पर पैरेलल वेक्टर को वेक्टर बी ले रहे थे। अभी क्या वेक्टर बी किसको ले रहे हैं हम? जो पॉइंट आ रहा है उसमें दूसरा जो पॉइंट आ रहा है उसको वेक्टर बी ले रहे हैं, ठीक है। तो बुक के नोटेशन को ही फॉलो करेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग में ये क्लियरिटी रखनी पड़ेगी कि अगर 2 पॉइंट गिवन है लाइन पे तो आप दूसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी लोगे, ठीक है। ये चीज अनुष्का क्लियर? अब एक वेरिएबल पॉइंट आपको यहां पर गिवन है, पॉइंट पी, जिसका की पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, ठीक है। अच्छा, पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है इट इज ऑलवेज सेम एक्स वाई जेड। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा इसको हम कंसीडर करेंगे, एक सेकेंड, इसको हम कंसीडर करेंगे x1
y1 z1 और पॉइंट बी का हो जाएगा x2 y2 एंड z2। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है। अब देखो यहां पर फंडामेंटली समझना कैसे इक्वेशन डिराइव हुई है। इक्वेशन की डेरिवेशन हम यहां पर देखेंगे। तो ये जो आपको एक वेक्टर का एक पार्ट ऑफ वेक्टर दिख रहा है, जिसको कि मैं यहां हाईलाइट कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये वाला देखो, इस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का क्या नाम है? इस वेक्टर का क्या है? इसका नाम एपी, वेक्टर एपी। ठीक है। और दूसरा ये वाला वेक्टर, इसका नाम क्या है बताओ? इसका वेक्टर नाम है, इस वेक्टर का नाम है पीबी। एपी और पीबी ये दोनों किस तरह के वेक्टर्स हैं? कोलिनियर। कोलिनियर या पैरेलल, बोथ आर करेक्ट। और पैरेलल अगर कोई दो वेक्टर्स होते तो क्या होता है मैथमेटिकली उन दोनों में? वो सेम प्रोपोर्शन में होते। A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, जैसे पिछले बार भी हमने देखा था। तो अगर वेक्टर एपी और पीबी दोनों पैरेलल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एपी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ पीबी। क्या ये चीज क्लियर? ठीक है। अब एपी, वेक्टर एपी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को लिख सकते हैं आर माइनस ए। समझ में आया? इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पीबी को क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर। क्या ये चीज समझ में आई? अब अपनी बुक में देखो, पेज नंबर 469। उस पेज में आप देखो वो फिगर बना है और फिगर के नीचे की तरफ में ही आपको दिख रहा होगा ये वाली इक्वेशन लिखी, आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स। अच्छा, मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया, हाँ इसको करेक्ट कर देंगे। इसमें ना ये चीज को हम पीबी नहीं लिख के इसको हम लिख देते हैं ए बी। करेक्ट, हाँ इसको हम लिख देते हैं ए बी। जस्ट अ सेकेंड, ए बी, क्योंकि ए बी तो पैरेलल ना, ए बी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ ओके। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रीवियसली जो मैंने लिखा था वो भी करेक्ट थी। तो यहां पर अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। समझ में आ गया ये चीज? ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है ये? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two given points. Passing through two given points. Two given points. अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूं, इसी से अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो क्या होगा? आप देख के बताओ। यहां पर आपको सारी चीजें पता है, ये देखो सारे कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? पुट कर देते हैं एक एक करके सब में। ठीक है। डेरिवेशन मैं बता रहा हूं, उसको समझोगे ना तो अच्छे से याद रहेगा। देखो मैं फिर से वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूं ना। वेक्टर इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास? आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, ये आया था। अब इसमें आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू वेक्टर ए के प्लेस पे क्या आएगा? यस, x1i प्लस y1j प्लस z1k। करेक्ट। ठीक है। प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए। b माइनस ए के प्लेस पे बताओ क्या आएगा? करेक्ट, ये हो जाएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। समझ में आई ये चीज?
ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद एक काम करो, ये पूरे वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ लेफ्ट साइड में, x माइनस एक्स वन आई प्लस y माइनस वाई वन जे प्लस z माइनस जेड वन के इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। समझ में आ गया ये पूरा स्टेटमेंट? अब इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो आई वाले कोफिशिएंट को, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ? यस, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, लैम्डा के। वैसे ही y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो ये जो इक्वेशन बनी ये है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। समझ में आ गया? नोट कर लो, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two given points. अनुष्का समझ में आया कि नहीं, कंफर्म करना। Yes, sir. हम्म x1 y1 z1 और x2 y2 z2 कोई भी दो पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो चीज पूछ रहा हूं उसका आंसर करो, देखते हैं कौन करता है। x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, इसको क्या बोलेंगे हम? करेक्ट, गुड। ये क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन एंड z2 माइनस जेड वन। क्लियर ये चीज? अब हम इसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस ले लेते हैं। आ जाना पेज नंबर 477 पे, पेज नंबर 477। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने देख लिया था, उसके पहले वाले क्वेश्चंस तो थोड़े अलग वाले हैं। 1 2 3 अलग हैं, 8 8 आप लोग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास हो रही है और कहां से पास हो रही है, 5 माइनस टू एंड 3, ये दो पॉइंट से पास हो रही है। तो 0 0 0 पहला हो गया और 5 माइनस टू एंड 3 दूसरा हो गया। चलो दोनों इक्वेशंस लिखो और उसके बाद फिर मुझे बताओ। हो गया? ठीक है, ठीक है। एक मिनट, मुझे आंसर कंफर्म कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 बनाए हो ना? बताओ क्या आ रहा है 8 का आंसर? हम्म हम्म ठीक है। और कार्टेशियन इक्वेशन? हम्म
रोशनी क्लियर? अनुष्का हो गया? Yes, sir. हम्म उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ। अनुष्का क्वेश्चन नंबर 9 अगर बन जाता है ना तो मुझे आंसर बताना, कोई भी एक इक्वेशन, वेक्टर या कार्टेशियन जो भी। क्वेश्चन नंबर 9, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2, -5 एंड 3, -2 एंड 6। सबसे पहले तो वेक्टर इक्वेशन होता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, यही होता है ना, बी माइनस ए। तो ये हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू ए 3i -2j -5k, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। तो बी माइनस ए करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0i प्लस 0j प्लस 11k। कंफर्म करो, यही आ रहा है क्या तुम लोगों का आंसर? Yes, sir. ठीक है। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ रही है ये बताओ। लैम्डा इज इक्वल टू, नहीं वो वाला भी लिखना पड़ेगा ना, x माइनस 3/0। सो नॉट डिफाइन, ये इंफिनिटी और इंफिनिटी को जीरो कैसे ले लिया, वो उसको लेना पड़ेगा ना, फिर भी लिखना है हमको, मतलब शो करने के लिए। हाँ नॉट डिफाइंड, ठीक है। y-3/0 इज इक्वल टू y+2/0 इज इक्वल टू z+5/11। 11 आएगा ना, 1 कैसे बोल रहा है? अच्छा, ये लैम्डा इज इक्वल टू करके नहीं लिखोगे ना तो चलेगा, ठीक है, मतलब डायरेक्टली ऐसा लिखोगे ना तो भी करेक्ट है। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर एक काम करो, बुक में आ जाओ एक बार। बुक में एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 470, पेज नंबर 470, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया। एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी आप लोगों से बन जाएगा, एक बार पढ़ो और बता दो। बन जाएगा ना? हम्म इसके बाद अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 471 पे। पेज नंबर 471, इसमें क्या लिखा हुआ है, हेडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। इसको थोड़ा बुक के उससे नहीं समझते, इसको डायरेक्ट समझते। देखो इधर ध्यान देना, मान लो ये है आपके पास फर्स्ट लाइन L1, ठीक है। अब वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन इन स्पेस इन 3D अगर हमने देखा तो उसमें हमने ये देखा कि अगर मान लो इस लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा वेक्टर b, इसको एक काम करते a1 और इसको b1 कर देते, ठीक है। तो यहां पर जो वेक्टर b1 है ये क्या बताता है? हाँ अभी भूल गए लगता है, या ध्यान नहीं दे रहे, आसान लगने लग गया। क्या बताता है वेक्टर b1 क्या है? हाँ, वेक्टर b1 है पैरेलल वेक्टर, किसके पैरेलल? लाइन L1 के। समझ गए ये चीज, ठीक है। अब उसके दूसरी तरफ मान लेते हैं ये है दूसरा लाइन L2, ये है दूसरी लाइन L2। इस लाइन L2 की जो इक्वेशन है ये है वेक्टर R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B2।
ठीक है, अब ये बताओ यहां पर ये वेक्टर B2 क्या बताता है? पैरेलल टू B2 मतलब कि ये वाला, पैरेलल टू लाइन 2 मतलब ये वाला। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, ये चीज। अब यहां पर आपको निकालना क्या है? यहां पर आपको निकालना है दोनों लाइन के बीच का एंगल। ये जो हेडिंग है, इसकी हेडिंग क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में आपको ये वाला एंगल निकालना है, थीटा। थीटा निकालने के लिए हम इस चीज को देखो इस तरह से समझते हैं, जो एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच में बनेगा, B1 और B2 के बीच में जो एंगल बनेगा, वही एंगल जो है दोनों लाइन के बीच में बनेगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में जिस एंगल पे कट करेंगे, उसी एंगल पे ये दोनों लाइंस भी कट करेंगी। क्या ये टॉपिक क्लियर? तो मुझे ये बताओ, दो वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल कैसे निकाला जाता है? डॉट प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट इज बेटर, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट से अगर हमको निकालना है इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, तो वो क्या होगा बताओ? कॉस थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B2। याद आया ये चीज? तो इससे मिल जाएगा आपको दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल, और वही एंगल होगा दो लाइंस के बीच में बनने वाला भी। समझ में आ गया ये चीज? तो नोट डाउन कर लो इस चीज को, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हाँ, कुछ डाउट अक्षय? हो गया? हो गया नोट डाउन सबने? अच्छा, आपकी बुक में देखो क्या किया उसमें, बुक में पेज 471 पे जो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें क्या किया है इसने? सीधा वो वही चीज कर दिया, A1 A2 B1 B2 C1 C2, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले लिया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दिया। ठीक है, सो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, वही जो डॉट प्रोडक्ट में आते हैं। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा? तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90। थीटा 90 तो कॉस 90 क्या होगा? 0। तो B1 डॉट B2 क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें केस 1 लिख लेना, केस 1, if L1 is perpendicular to L2, it implies B1 dot B2 is equal to 0। समझ गए? अच्छा, वेक्टर B1 जो है, वेक्टर B1 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको भी एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं। वेक्टर B1 जो होगा, इट विल बी A1I प्लस B1J प्लस C1K। समझ रहे हो? ये A1 B1 C1 क्या है, क्या बोले जाएगा इनको? A1 B1 C1 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1, करेक्ट। ठीक है, और वैसे ही B2 क्या हो जाएगा? वेक्टर B2 क्या हो जाएगा? A2I प्लस B2J प्लस C2K। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 का, इसका मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, याद रखना ये चीज बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होने वाला, बाद में नोट करते चलो। इसलिए हो गया ये नोट। अब केस 2 पे आते। केस 2, जब L1 पैरेलल होगा L2 के, दोनों लाइंस जब पैरेलल होंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ, एंगल 0 बनेगा। एंगल 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? उसके इक्वल आएगा वो तो ठीक है उससे, लेकिन हमको कोई रिलेशनशिप डिराइव नहीं हो रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, L1 पैरेलल टू L2 मतलब पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों के वेक्टर भी पैरेलल होंगे, या उनको कोलिनियर भी बोलते हैं पैरेलल वेक्टर को। तो कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि B1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B2, सम कांस्टेंट मल्टीपल होता है। जैसे I प्लस J प्लस के अगर पहला वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर 2I 2J 2K हो जाएगा। समझ रहे हो? या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? A1 अपॉन A2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस स्टेटमेंट का मतलब है डायरेक्शन रेशियोज जो है दोनों लाइन के वो प्रोपोर्शनल होंगे या सेम रेशियो में होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो कंक्लूजन याद रखना, इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइन आर प्रोपोर्शनल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। If the dot product of this is 0, then the two lines are perpendicular. And by this equation, we can find angle between two lines. तो क्वेश्चंस पे आ जाएं अब। अनुष्का क्लियर ना? चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज 11.2 पेज नंबर 477, जल्दी से अपनी बुक ओपन करो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, शो दैट थ्री लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियोज दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 3 लाइंस है अब यहां पर आपके पास, ठीक है। लाइन L1, इसके डायरेक्शन रेशियोज को हम A1, B1, C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है बताओ जल्दी देख के क्वेश्चन में। 12/13 ना? फिर हाँ, प्लस -4/13, ठीक है। दूसरी लाइन L2, बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो, इसको A2 B2 C2 से रिप्रेजेंट करेंगे ना। A2 B2 C2, हाँ क्या है, 4/13, 12/13, 3/13, ठीक है। थर्ड वाले का बताओ। हाँ, -4/13, 12/13, ये हो गया लाइन L3। उसके डायरेक्शन रेशियो A3 B3 एंड C3, ठीक है। अब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होगी बताओ। नहीं नहीं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर बोल रहा है ना। A1 अपॉन A2 कब, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। कंडीशन किस चीज की है? पैरेलल लाइंस की। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर लाइंस प्रूव करने बोल रहा है। क्लियर ये चीज? तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए? 0। आप देख लो मल्टीप्लाई करके, इसको 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 मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लो, आ रहा है क्या? 0 आ ही जाएगा मेरे ख्याल से। तो डिनोमिनेटर तो सेम आ जाएगा। 12 4 जा 48, -36 -12, -12 -36 इज -48 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? फिर उसके बाद इन दोनों के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या हो जाएगी? A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इन दोनों के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन हो जाएगी? A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 इज इक्वल टू 0। समझ गए ना ओवरऑल प्रोसीजर? तो प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके अनुष्का क्लियर? एक बार कंफर्म करो। Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था ना एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन एक बार देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया? हो गया तुम लोगों का? हो गया तो सबमिट करो, जा सकते हो। ठीक है, टाइम वैसे हो गया है, 5 मिनट और ले लो फिर उसके सबमिट कर देना। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखो जल्दी से। हाँ क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। वेक्टर ए क्यों निकालोगे?
वेक्टर ए क्या है पहले तो वो क्लियर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो बोल रहा है शो दैट लाइंस थ्रू द पॉइंट्स, लाइंस थ्रू द पॉइंट्स L1 लेते हैं सबसे फर्स्ट लाइन। पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है, 1, -1 एंड 2। फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 3, 4 एंड -2। ये लाइन L1 के 2 पॉइंट्स है, एंड लाइन L2 के भी 2 पॉइंट्स है। कौन कौन से हैं, 0, 3, 2, और कौन सा पॉइंट है, 3, 5, 6। ठीक है, तो लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या, परपेंडिकुलर है, यही शो करना है आपको। तो आप सिंपली यहां पर से निकाल लो वेक्टर B1, वेक्टर B1 बोलो, या फिर आप यहां से निकाल लो A1 B1 C1। क्या है A1 B1 C1, नहीं A1 B1 C1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, किसके, लाइन 1 के। समझ गए ये चीज, वो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 से निकल जाएगा। ये थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो वो क्या आ जाएगा, 2, 2, 5 एंड -4, ये हो जाएगा A1 B1 C1। फिर उसके बाद यहां से वेक्टर B2 निकल जाएगा, ये वेक्टर B1, ये वेक्टर B2। ये क्या आएगा, रोशनी बताना। हाँ हाँ, 4। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, कि कंफ्यूजन तो बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना, कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। हो रहा है क्या कंफ्यूजन इसमें, नहीं यहां तक नहीं हुआ ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या प्रूफ करना है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, दिस इनटू दिस, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकाल के देखोगे क्या आएगा, बताओ जल्दी से। A1 A2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 10 -16, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब प्रूफ हो गया कि दोनों वेक्टर, दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा क्या, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। क्या करना पड़ेगा उसके लिए बताओ। सबसे पहले A1 B1 C1 निकालेंगे, A2 B2 C2 निकालेंगे, फिर क्या, गलत। हाँ, करेक्ट। पैरेलल की कंडीशन क्या है भाई, थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया है, थोड़ी देर पहले देखो, यहां पर देखो लिखाया है, पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालोगे, फिर उसके रेशियो चेक करोगे। अनुष्का एक बार बताओ, क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 3। Yes, sir. हम्म, ओके। तो अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कर दिए, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या नहीं है क्या, क्यों नहीं है यार। अब ये बताओ, 10 और 11 नहीं रखा, 1 और 2 रखा है, तो ये तो गलत बात हो गई ना। 1 एंड 2 आर द स्पेशल केस ऑफ 10 एंड 11। 10 और 10 में क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने बोल रहा है ना, तो निकाल तो लोगे ना, कैसे निकालोगे बताओ। हाँ, मैं एक बार लिख के बताऊं क्या इसको, तुम लोगों का हो गया, आशुतोष और अक्षय जाओ। 10 का फर्स्ट पार्ट मैं एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं। 10th का फर्स्ट पार्ट है, वेक्टर R इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, और दूसरा जो लाइन है उसका वेक्टर इक्वेशन है
7i माइनस 6k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ क्या है, i प्लस 2j, i प्लस 2k। ठीक, ये b1, हाँ करेक्ट, ये हो गया b2। हाँ, cos theta is equals to b1 dot b2 divided by magnitude of b1 into magnitude of b2। सिंपली यही करना है आपको, समझ गए ना। लाइन से आप वेक्टर b1 वेक्टर b2 निकाल लोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड cos थीटा मिल जाएगा, और थीटा जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इसी तरीके से दोनों पार्ट्स बन जाएंगे इसके 10th के फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या डिफरेंट है इसमें, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में जो फर्स्ट पार्ट है अपनी बुक में देखना, उसमें वेक्टर b1 क्या होगा बताना, 2i प्लस 5j माइनस 3k। क्लियर? कुछ डाउट हो रहा है तो एकदम पूछ लो, बता रहा हूं मैं। अनुष्का, क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट में जो वेक्टर b1 पूछा मैंने? यस सर, क्लियर। ठीक है, वैसे ही उसका वेक्टर b2 और बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 अभी बनाओ और बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी बनाओ और बताओ सॉल्व करके। हाँ, क्लास 10th हो गया तो सबमिट करो अब तुम लोगों की आंसर शीट जल्दी। सबमिट करो आंसर शीट, टाइम ओवर हो गया है। अंशिका, -10/11 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 1 माइनस एक्स अपॉन 3। एक बार बोलते जाना तो क्या क्या है। हाँ, z-3 अपॉन 2, ये लाइन L1 हो गया। L2 का बताना। हाँ हाँ, y-5/1 6 माइनस जेड अपॉन 5। हाँ, ये लाइन L2 हो गया। ठीक है। क्या बोल रहा है, दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यही बोल रहा है। P की वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को ना इस लाइन की इक्वेशन को प्रॉपरली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप सबसे पहला स्टेप जो करोगे, मैं बता रहा हूं एक बार ध्यान से समझो। जैसे कि ये वाली लाइन है, ठीक है, इसमें से पहले तो माइनस कॉमन निकाल लोगे, तो माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, x-1/3। समझ गए? माइनस को नीचे भेजोगे तो x-1/-3। समझ में आया कि नहीं ये चीज? वैसे ही ये वाली इक्वेशन में कि ये सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा, 7 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, y-14/2p। 7 को डिनोमिनेटर के अपॉन में भेज दोगे। हाँ बोलो। अच्छा 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 अच्छा, ये 2 बचेगा ना। हाँ, 7 - 2 से, और ये हो जाएगा y-2/2p/7। यही होगा ना। हम्म दैट इज इक्वल टू, इसमें कोई चेंज नहीं, z-3/2, दैट इज इक्वल टू z-3/2। ठीक है यहां तक? हम्म तो ये जो अब बनाना इक्वेशन, ये अब प्रॉपरली अरेंज्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में।
यहां से अब आपको क्या मिल जाएगा, A1, A1 क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा ये वाला A1, B1 ये हो जाएगा आपका B1, और ये हो जाएगा आपका C1। समझ में आया कि ये चीज एक बार कंफर्म करो, ठीक है। अब उसके बाद यहां से आप निकालोगे A2 B2 C2, तो डायरेक्टली मैं उसको अरेंज कर रहा हूं। ये देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन माइनस 3p अपॉन 7, है ना, दैट इज इक्वल टू, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं, y माइनस 5/1, ये हो जाएगा z माइनस 6/-5, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका A2, ये वाला पार्ट हो जाएगा B2, और ये वाला पार्ट हो जाएगा C2, ठीक है ये चीज। अब परपेंडिकुलर है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, हाँ, परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। समझ गए। अब सॉल्व करके बताओ क्या रिपी ऐसे ही किया था, यही वाली वैल्यू डायरेक्ट ले लिया था, हाँ। हम्म हम्म। चलो अब सॉल्व करके बताओ क्या आ रही है वैल्यू। अच्छा, पहले तो ये हो गया -3 × -3p/7 प्लस B1 B2, तो +2p/7 प्लस C1 C2 मतलब -10 इज इक्वल टू 0। 9 + 2 11, 11p/7 is equals to 10, so p is equals to 70/11 ना, प्लस 70/11 क्या। हम्म। अनुष्का एक बार बताओ क्लियर हुआ क्या। Yes, sir. हम्म। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 बन जाएगा कि नहीं बताओ, हो गया। परपेंडिकुलर शो करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सीधा देखते साथ बता दोगे। 7 × 1 प्लस -5 × 2 प्लस 3, 0 ही आएगा, मतलब देखते साथ बन जाएगा क्वेश्चन 13। तो बस यहीं तक आज की क्लास में हम रखते हैं, 13 तक। फिर उसके बाद 14 15 16 17 मतलब वो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करना है, फिर प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन स्टार्ट कर देंगे। और प्लेन में कितने क्वेश्चन है देखो तो, प्लेन की एक्सरसाइज में, प्लेन में ना फॉर्म्स ज्यादा हैं एक्चुअली, जैसे लाइन में 2 ही फॉर्म्स थे ना, प्लेन में 14 क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, 2 क्लास लग जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्लास और उसके बाद वाली क्लास, तो विद इन दिस वीक हम कोशिश करेंगे कि प्लेन तो हो जाए, मिसलेनियस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। तो मैक्सिमम 2 वीक, या ये मंथ समझ लो, ये मंथ में एंड हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। ओके, सो कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अब एकदम रेगुलर रहो।